ओके जी, आगे हम एज ऑफ जॉनसन की तरफ। ये वही डॉक्टर जॉनसन है जो हर एज में अपना कमेंट देते हैं और हमें कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है इनके बारे में, और करते करते हम इन्हीं तक पहुंचाए हैं। तो एज ऑफ जॉनसन स्टार्ट होती है डॉक्टर साहब के पैदा होने के साथ ही 1744 के अंदर, और 1784 में जब इनकी डेथ होती है तो ये एज भी ख़त्म हो जाती है। और इनके मरने के साथ ना सिर्फ एज ख़त्म हो जाती है, बल्कि इनकी एज नहीं ख़त्म होती, सब पार्ट नहीं ख़त्म होता, बल्कि मुकम्मल क्लासिकल एज ही ख़त्म हो जाती है जो स्टार्ट की थी ड्राइडन ने। The later half of the 18th century, which was dominated by the Dr. Samuel Johnson, is called the Age of Johnson. ठीक है, और ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन में फर्क कीजिएगा बेन जॉनसन के साथ। वो रेनेसां के ड्रामाटिस्ट थे। ठीक है, वॉल्पोने आपको याद होगा, अल्केमिस्ट आपको याद होगा, तो वो उन्होंने लिखा था। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है जो क्रिटिक्स हैं, और इन्होंने डिफरेंट कमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे ड्राइडन के बारे में कहा कि वो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इसी तरह पुराने आथर्स पे भी कमेंट करते हैं। लाइव्स ऑफ द पोएट लिखी है ना उन्होंने बुक, तो उन्होंने तकरीबन सारे आथर की बायोग्राफीज लिखी थी उन्होंने। एक तो शेक्सपियर पे भी उन्होंने अपनी कमेंट्री दी हुई है। Johnson died in 1784, and from the time the classical spirit in English literature began to give place to the romantic spirit। तो ये जब इनकी डेथ हो रही थी या आखिरी फेज में हम दाखिल होते हैं, तो इसमें कुछ क्रैक्स हमें नजर आते हैं, और रोमांटिक स्पिरिट जो है वो अब दोबारा जाग रही है अंग्रेजों के यहाँ। रोमांटिसिज्म जो खत्म हो गया था, क्लासिसिज्म छा गया था, अब उसके बादल छटना शुरू हो गए हैं, और रोमांटिसिज्म जो फ्रीडम की किरणें हमें नजर आ रही हैं। थ्रू द ऑफिशियली द रोमांटिक एज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1798 में, याद रखना है ये ऑफिशियल स्टार्टिंग ईयर है रोमांटिक एज का। रोमांटिक एज का कब? जब वर्ड्सवर्थ ने, फेमस ऑथर, एंड कॉलरेज ने क्या पब्लिश करवाया? लिरिकल बैलेट्स। ये बड़ी अहम बात है, ये पेपर में आने वाली बात है, पीपीएससी वाला सवाल है कि आखिर 1798 में क्या हुआ, और ये कौन सी बुक है, और ये भी दो ऑथर ने मिलकर पब्लिश करवाई थी। जैसे वाइट और सरी ने भी पता है एक बुक मिलकर करवाई थी। इस तरह जो पहली ट्रेजेडी है इंग्लिश की, वो गॉर्बो डप जो है, वो भी दो ऑथर हैं जिन्होंने मिलकर करवाई थी। क्या कोई बता सकता है आप में से कि पहली ट्रेजेडी जो है वो गॉर्बो डॉक है और किसने लिखी थी? तो पहली कॉमेडी कौन सी है, वो किसने लिखी थी? ये भी सवाल बहुत अहम है, और अगर आपको नहीं आता तो फिर सोचें कि आपको मेहनत करनी चाहिए। इवन ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन, विच वॉज predominantly classic, cracks had begun to appear in the solid wall of the classicism। classicism solid wall इसलिए थी कि पिछले 120 साल तक वो तगड़े रहे और किसी को सर नहीं उठाने दिया उन्होंने, किसी को शायर ही नहीं माना और कोई रोमांटिक काम नहीं करने दिया। एंड देयर वर क्लियर साइंस ऑफ द रिवॉल्ट इन द फेवर ऑफ द रोमांटिसिज्म। अब रिवॉल्ट आ रहा था और रोमांटिक स्पिरिट जाग रही थी। दैट वाज स्पेशली नोटिसेबल इन द फील्ड ऑफ द पोइट्री, खास तौर पे पोइट्री में। ये पता है आपको, एज ऑफ प्रोज है, तो एज ऑफ प्रोज अब खत्म होने जा रही थी और एक नई एज स्टार्ट हो रही थी। फिर पोइट्री वापस डोमिनेट करेगी, इससे अगली जो एज आएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल, most of the poets belonging to the age of Johnson may be termed as the precursor of the romantic revival। इसमें जो पोइट्री है इस एज के अंदर, जॉनसन के एज में भी, हमें उसमें क्रैक्स नजर आते हैं और रोमांटिसिज्म का टच मिलता है। इवन इसमें तो एक वो भी पोइट है जो जिनको विलियम ब्लेक कहते हैं, तो वो रोमांटिक पोइट्स में आप उनको पढ़ते होंगे सिलेबस के अंदर। एक्चुअली वो एज ऑफ जॉनसन में पैदा हुए थे। एज के एतबार से वो क्लासिकल हैं, लेकिन अपने हैंडलिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर के एतबार से वो रोमांटिक से बिलोंग करते हैं। दिस वाज द एज ऑफ जॉनसन, इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांजिशन इन इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहले हम इस एज के देखते हैं पोइट्स को, पोइट्स ऑफ एज ऑफ जॉनसन। ओके, एज has already been pointed out, the age of the Johnson in English poetry is the age of transition and experiment which ultimately led to the romantic revival। तो ये ट्रांजिशन है क्योंकि इसमें क्रैक स्टार्ट हो गए थे और फिर डॉक्टर साहब की डेथ होते साथ ही रोमांटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया तकरीबन। Its history is the history of the struggle between the old and the new, and the gradual triumph of the new। The greatest protagonist of the classicism during the period was Dr. Johnson himself, and he was supported by the Goldsmith। अगर इस एज में दो बड़े नाम देखें जो क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं खास तौर पे, तो फिर तो डॉक्टर जॉनसन खुद हैं
सबसे बड़े मतलब प्रोज राइटर भी थे, सबसे बड़े पोइट भी कह लें, सबसे बड़े ये भी अपने एज के एक जायंट थिंकर थे। इन द मिडस्ट ऑफ द चेंज दीज टू हेल्ड फास्ट टू द क्लासिकल आइडियल्स। ठीक है, बाकी तब्दीलियां आ रही थी लेकिन गोल्डस्मिथ और जॉनसन ने बिल्कुल स्टिक रहे अपने थीम के साथ, असूलों के साथ, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। एंड द क्रिएटिव वर्क ऑफ द बोथ ऑफ देम इन द फील्ड ऑफ द पोएट्री वाज इम्ब्यूड विद द क्लासिकल स्पिरिट। इनमें आपको ड्राइडन वाली स्पिरिट, वो स्विफ्ट के जो का फॉलो करना है, पोप के जो रूल हैं, सारा कुछ आपको डॉक्टर जॉनसन और गोल्डस्मिथ नजर आएगा कि ये क्लासिकल ऑथर। जॉनसन्स टू चीफ पोएम्स लंदन, जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन है उनकी बात अब कर रहे हैं, दो बड़ी इनकी पोएम जो आप याद रखना चाहें तो रख लें, आसान है, लंदन सिटी का नाम भी है, एंड द वैनिटी ऑफ द ह्यूमन विशेस, ये दो उनकी फेमस पोएम है, आर क्लासिकल ऑन अकाउंट ऑफ देयर डाइडेक्टिसिज्म, their formal rhetorical style and their adherence to the close couplet। ठीक है, वही सारा कुछ, ये क्लासिकल वे है चीजों को लिखने का। गोल्ड स्मिथ वॉज इक्वली कन्विंस्ड दैट द क्लासिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द राइटिंग पोएट्री वर द बेस्ट एंड that they had attained perfection during the Augustan age। All that was required of the poets was to imitate these standards। इनका भी ख्याल था कि असूल तो सेट हो गए हैं, अब किसी को भी अच्छा शायर बनना है तो बस उन असूलों की पैरवी करें, उनको इमिटेट करें तो वे ग्रेट राइटर होगा, अदरवाइज नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम पोप वाज द लिमिट ऑफ द क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है, अल्टीमेट जो पोएट हैं वो तो अलेक्जेंडर पोप है, किन के मुताबिक? गोल्ड स्मिथ के मुताबिक। और रोमांटिक कहेंगे कि वो तो शायर ही नहीं थे। In his opposition to the blank verse, Goldsmith showed himself fundamentally hostile to the change। His two important poems, The Traveller and The Deserted Village, ये गोल्डस्मिथ की दो नज़में जो आपने याद रखनी है, द ट्रैवलर एंड द डिजर्टेड विलेज, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, और फॉन्ट साइज भी आज मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, आपने किसी ने मैसेज भी नहीं किया। चलो अब इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको देखने में दुश्वारी ना हो, इतना काफ़ी है। The Traveller and the Deserted Village, which are versified pamphlets on the political economy, are classical in spirit of, and the form. They are written in the closed couplets, didactic. These poems may be described as the last great work of the outgoing artificial 18th century school. The poets who showed romantic learning during the age of Johnson and who may be described as the precursor are the harbingers of the romantic revival were। अब उन पोएट्स की तरफ आते थे जिनमें रोमांटिक जो स्पिरिट है वो स्टार्ट हो गई थी, उनमें जेम्स थॉमसन, जैसे हाईलाइटेड नेम आपको नजर आ रहा है, थॉमस ग्रे, ज्यादा बड़ा क्लिक हो गया है तो वापस चलते हैं, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, जेम्स मैकपर्सन, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर एंड जॉर्ज ग्रैब। तो ये हमारे पास है, वो आथर हैं जो इस एज में तो थे लेकिन इनका लिखने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो डॉक्टर जॉनसन को पसंद नहीं था, ना गोल्डस्मिथ, बल्कि ये लोग बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से, आगे वाली एज से, वक्त से पहले पैदा हो गए। थॉमस ग्रे की ये जो है ना, ये 2-3 पेपर में आ चुकी है, बड़े ध्यान से नोट कर लें। एलजी है, एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, थॉमस ग्रे ने, इनका एक ही काम सबसे फेमस है, बस ये एलजी है, यकीन करें, और कुछ भी नहीं इनका, लेकिन इसी वजह से थॉमस ग्रे की ये पूछ ली जाती है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है, पीपीएससी में बैठे हैं जो लोग, उनको लगता है ये बहुत पसंद है और ये कई बार पूछी गई है। अनलाइक क्लासिकल पोएट्री, तो ये क्या है, एक एलजी है जो थॉमस ग्रे ने लिखी थी, नाम क्या था? एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और इसे इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट एलजीज कहा जाता है। Unlike classical poets, poetry which was characterized by the restraint of the personal feelings and emotion, this poem is the manifestation of the deep feelings of poet। फर्क ये है कि ये क्लासिकल नहीं है अपने टच में, डीप फीलिंग पर इन्होंने लेके गए हैं मैनिफेस्टेशन के इमोशन को, पर एक इंसानी फीलिंग के अंदर चले गए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो किया। तो डेफिनेटली डॉक्टर जॉनसन और गोल्डस्मिथ तो बड़े सख्त नाराज हुए होंगे। It is suffused with the melancholy of spirit, which is a characteristics of the romantic trait। लेकिन आने वाले दौर में इनकी ये एलर्जी बहुत पसंद की जाएगी। It contains deep reflection on the poet on the universal theme of death, which spare no one। ऊपर से थीम ऑफ डेथ है, चर्च यार्ड में एक एलर्जी लिखी गई है सब लोगों के लिए, बंदे मर जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे हम, और एक दिन आखिर मर ही जाना है, यही इसका थीम है।
और ये हमने एमफिल में हमें पढ़ाई थी एक हमारे टीचर ने, टॉमस ग्रे की, तब से मुझे याद है। काफ़ी पेसिमिस्टिक किस्म का मूड है, इमोशनल है, फिलोसफिकल है। अदर इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ द ग्रे आर द प्रोग्रेस ऑफ द पोएजी एंड द बर्ड। अगर ये भी याद रखना चाहें तो कर लें, लेकिन एलर्जी इनकी लाजमी आपके जहन में होनी चाहिए। Of these, the bird is the more original and the romantic. It emphasizes the independence of the poet, which became the chief characteristics of the romantic poet. इन्होंने बर्ड में, बर्ड आपको पता है पोएट के लिए ही एक टर्म यूज होती है, खासतौर पे द बर्ड किसको कहा जाता है, बर्ड ऑफ इंग्लैंड, शेक्सपियर को। तो इन्होंने पोएट की लिबर्टी की तौर पे बात की है कि उन्हें ये जो रेस्ट्रेंट्स हैं, जो क्लासिकल रूल्स हैं, हर बंदे ने को पाबंद किया हुआ इन्होंने। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि ये रोमांटिक एक ऑथर हो सकते हैं। All those poems of the Grey follow the classical models so far as form is concerned, but in spirit they are romantic. लिखी उन्होंने क्लासिकल फॉर्म में ही है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि क्लासिकल फॉर्म में ना लिखते तो बचते कैसे। डोमिनेंट पोएटिक्स होती है, आपको पता है। विलियम ब्लेक एक नामी ग्रामी शायर हैं। विलियम ब्लेक कौन नहीं जानता, आपने इनका ये वर्क पढ़ा हुआ है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनकी नज़में काफ़ी फेमस हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो है वो ख़ास तौर पे मकबूल हुए इसी एज के अंदर। इन द पोएट्री ऑफ द ब्रेक वी फाइंड ए कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द क्लासिकल पोएट्री। यहाँ तो मुकम्मल आपको नजर आता है, ये तो सही रोमांटिक पोएट है। इन समर्स वर्क्स एज सॉन्ग्स इन इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच कंटेन द फेमस पोएम्स जैसे कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी एंड द टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट। वी आर इम्प्रेस्ड बाय देयर लिरिकल क्वालिटी। In other poems, such as the Book of Thal, the Marriage of Heaven and Hell, it is the prophetic voice of the Blake which appeal to the reader. तो याद रखिएगा इनके ये जो काम मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये लाजमी आपको आने चाहिए। तो बुक ऑफ थल किसने लिखी है? मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, बड़ा दिलचस्प नाम है। उम्मीद है आपको विलियम ब्लेक के हवाले से सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक्सपीरियंस के अलावा भी कुछ याद रहेगा। विलियम कूपर एक और हमारे पास एक इस एज के आथर हैं जिनके अंदर रोमांटिक ट्रेड्स थे। Who lived in a tortured life and was driven to the verge of the madness, had a genial and a kind soul. His poetry, much of which is of the autobiographical interest, describes the homely scenes and the pleasures and pains of the simple humanity. The two important characteristics of the romanticism. His longest poem, जो लंबी तरीन नज़म लिखी है, वो है द टास्क, रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आपको पता है इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्लासिकल्स को, डॉक्टर जॉनसन को, वर्ड स्मिथ को, जो इस एज के सबसे बड़े आथर हैं। लेकिन उन्होंने, विलियम कूपर ने रिवोल्ट किया और ये बीमार भी रहे, इवन मैडनेस तक पहुंच गए थे। कम्स फॉर ए रिलीफ आफ्टर द रीडिंग ऑफ द राइमिंग एसेज एंड आर्टिफिशियल कपलेट ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। ये एक रिलीफ ही था, क्योंकि आपको पता है जो लगातार एक किस्म की पोइट्री हो रही थी, ये ब्रेक था उससे। It is replete with the description of the homely scenes of the woods and the brooks, of plowmen and the shepherds. Cooper's most laborious work is the translation of the Homer. इन्होंने एक ट्रांसलेशन ऑफ द होमर भी की है इन ब्लैक वर्ड्स। ब्लैक वर्ड्स को उन्होंने अपना मीडियम बनाया जो जरा भी पसंद नहीं डॉक्टर जॉनसन को, बट ही इज बेटर नोन फॉर ए स्मॉल लवली लिरिक ऑन द रिसीट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। ये एक और इनका बेस्ट नोन जो पोइम है, ऑन द रिसीट ऑफ माय मदर्स पिक्चर, बिगिनिंग विद द फेमस लाइन, oh that those lips had language। कहीं कहीं मैंने कुछ लाइनें कोट की हैं, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम लाइन आ जाती है, पूछा जाता है ये किसकी है।